नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की है। कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई। जेल विभाग के साथ नगर विकास, ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल हुए। वहीं मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मामले जिसको लेकर चर्चा की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जेल विभाग के साथ नगर विकास, ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की है। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर इसमें चर्चा की गई है। जेल विभाग के साथ ही नगर विकास, ऊर्जा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद रहे। तो ये बैठक की तस्वीर, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की गई है और कौन कौन इसमें शामिल हुए, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। जेल विभाग के साथ नगर विकास, ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे इस बैठक में। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन इस दौरान नेतागढ़ भी मौजूद रहे थे, डिप्टी सीएम मौजूद रहे थे, ये जानकारी है। ऊर्जा मंत्री शामिल हुए थे इस बैठक में, ये भी जानकारी है। तो अपने आप में ये जो बैठक है वो विशेष है, बेहद अहम थी और कई मुद्दे जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर हो, कानून व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि इस दौरान दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कि आगे वाले दिनों में किस तरीके से और अलर्टनेस के साथ काम किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश कई राज्यों के लिए मिसाल भी बना है और अपने उस लेवल को, उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार हमले भी किए जाते हैं। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, यहाँ पर अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ जो बैठक हुई है, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कौन कौन से ऐसे विषय रहे जिसको लेकर चर्चा हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर तमाम विभागों की बैठक करते रहते हैं। अगर हम कल देर रात में हुई जो बैठक है उसकी बात करें तो जेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें डीजी जेल एस एन सावत मौजूद रहे थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और नगर एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी इस बैठक में शामिल रहे थे। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ शासन के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हों या मुख्य सचिव हों, वो भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है सुदृढ़ रखी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लिए एक नज़ीर पेश कर सके। उन तमाम चीज़ों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक थी। चाहे जेल में कैदियों को लेकर जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं कि कैदियों को जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर मुहैया कराई जाए, जेलों के अंदर जो CCTV कैमरे हैं वो बड़े पैमाने पर लगाए जाएँ और जो बड़े कैदी हैं उन पर निगरानी रखने के लिए, ताकि
हालांकि जो जेल के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते हैं कि कैदियों को जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जेल के अंदर मुहैया कराई जाती है, उसको रोका जा सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अपराधों पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए और अपराधियों को कैसे ठीक किया जाए और जेलों की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ नगर एवं ऊर्जा मंत्री जो AK शर्मा है, उन्होंने भी अपना जो है मत रखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो शासन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे प्रमुख सचिव हों, नगर विकास प्रमुख सचिव हों, मुख्य सचिव हों, तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बिल्कुल नीलेश, क्या ये बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी या फिर अचानक इस बैठक को बुलाया गया? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी किसी भी विभाग की बैठक लेते हैं तो वो बैठकें पहले से ही प्रस्तावित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकाएक बैठकों को बुला लेते हैं ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके और विभाग की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, विभाग में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर कितना ज़्यादा लागू की जा रही हैं, उसको देखते हुए एकाएक भी बैठकें बुलाते हैं। कल की अगर हम बात करें तो रात के करीब 10:30 से 11 के बीच में ये बैठक खत्म हुई है। जिस समय बात करें तो डिप्टी सीएम के साथ AK शर्मा भी मौजूद रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं थे जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। DG SN साबत जो कि जेल के DG हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, प्रमुख सचिव बैठक में मौजूद रहे हैं। सभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने की बात कही है और जेल में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे लगाने की बात कही है। जेल के अंदर जो बने हुए कमरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की है। जेल में कैदियों को बेहतर खाने की व्यवस्था हो सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है नीलेश, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर है जहां उत्तर प्रदेश में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, आपको बता दें कि 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो दुनिया करेगी यूपी के क्राफ्ट, कुजीन, कल्चर का साक्षात्कार, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। राष्ट्रपति के हाथों होगा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन। निर्यातों को वैश्विक मंच देगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ट्रेड शो में भाग लेने आ रहे हैं 66 से अधिक देशों के खरीदार। वही जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो आयोजन की तैयारियों की समीक्षा भी की है। अब इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन को पूरी दुनिया देखती नजर आएगी। यूपी के 54 GI उत्पादों पर आधारित होगा फैशन शो। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी इस ट्रेड शो की जो है वहां पर बारे में जानकारी दीजिए, किस तरीके से भव्य आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से तैयारी होगी और इसमें क्या क्या होगा। DOP प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई जाए। इसी के तहत अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि सितंबर महीने में जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होने वाला 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसको सफल बनाया जाए, जिसमें 66 देशों के खरीदार जो है वो शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो ODOP प्रोडक्ट है, कन्नौज की जैसे हम बात करते हैं तो कन्नौज का जिस तरीके से इत्र फेमस है उसको इस ट्रेड शो में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है और यहाँ के ODOP प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो चिकन करी यहाँ की काफी फेमस है, जो विदेशों से लोग यहाँ खरीदने के लिए आते हैं। उसके अलावा अगर हम आगरा की बात कर लें तो आगरा का जिस तरीके से पेठा फेमस है और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का ताला फेमस है और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का ताला हमेशा फेमस रहा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर इस ट्रेड शो का आयोजन है, जिसमें विभिन्न जनपदों से जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी बुलाया जाएगा और इस ट्रेड शो में वो शामिल होंगे। जिसमें ट्रेड शो के अगर हम उद्घाटन समारोह की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ जो छोटे उद्यमी हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश के जो ODOP प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस रहा है। जब ये 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड कुजीन शो का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो ऐसे में
जो पर्यटन विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है और तमाम जो उत्तर प्रदेश के विभाग हैं, ग्रामीण अंचल से आने वाले उद्यमी हैं, उन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल सके। इससे पहले हमने देखा था GIS हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर देश और विदेश से जो उद्यमी थे उन्होंने शिरकत की थी। और अब जब उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार करा रही थी, जिसमें 66 देशों के जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पहला ट्रेड शो है और ऐसे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको इतना भव्य बनाना, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहने वाली है। हालांकि साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेगी, ये भी जानकारी है। अब बने रहिएगा नीलेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई का आदेश जारी हो गया है। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से रिहा होंगे, ये जानकारी है। इसके साथ ही मधुमिता हत्याकांड के सजायाफ्ता रिहा होंगे, ये जानकारी है। मधुमिता हत्याकांड के जुर्म में सजायाफ्ता है त्रिपाठी दंपति। वर्ष 2003 की बात है, लखनऊ में मधुमिता की हत्या हुई थी। साल 2007 में अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद हुई थी और CBI की जांच और देहरादून में ट्रायल हुआ था। अपने वक्त का सबसे चर्चित हत्याकांड ये हुआ था। अमरमणि को उम्र कैद हुई थी और अब वो रिहा होंगे, ये जानकारी है। पूर्वांचल के अपराध में अमरमणि का बड़ा नाम है। अपराध के जरिए मंत्री तक अमरमणि बन गए थे, तो अब रिहा होंगे। उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन जानकारी यह है कि अब उनकी रिहाई होगी। अपने वक्त के सबसे चर्चित हत्याकांड का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले की जांच CBI के द्वारा की गई थी। देहरादून में ट्रायल भी हुआ था और ऐसे में उम्र कैद की सजा दी गई थी अमरमणि को और अब वो रिहा होंगे। पूर्वांचल के अपराध में अमरमणि का बड़ा नाम है। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, अमरमणि को उम्र कैद की सजा हुई थी, अब रिहा वो होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? आपको बता दूं कि 20 साल पहले अमरमणि त्रिपाठी ने जिस तरीके से लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में कवित्री मधुमिता को मौत के घाट उतारा था, जब इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और CBI ने इस पूरे मामले की जांच की थी, 2007 में अमरमणि त्रिपाठी को इस पूरे मामले में दोषी पाया गया था और उत्तराखंड के कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि उस सजा को जो है अमरमणि त्रिपाठी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन अब जो है राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी जिस तरीके से 20 सालों से जेल में कैद है और बेहद खास है और अपने आप में बहुत बड़ी है। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। वहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कंट्रोल कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे थे और इसे लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हैं कि कमांड सेंटर की बहुत आवश्यकता थी। हम पारदर्शिता के साथ मरीजों के साथ किस प्रकार की व्यवस्था उनको दे रही है सरकार, हम इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर पाएंगे और उनको जो सुधार हमें करने हैं हम लगातार सुधार करेंगे। चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेज की, हम ड्यूटी आवर्स के भी हम लगातार हमें जानकारी रहेगी और इसके लिए सभी लोग सतर्कता से के साथ काम भी करें, ऐसा हमने निर्देश दिए हैं। खासतौर पे डेंगू को लेकर किस तरह के? डेंगू को लेकर के अभी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। संचारी रोग अभियान हम लोग वर्ष में कई बार चलाते हैं, उसका परिणाम निकला है कि डेंगू उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। कुछ जिलों में सूचना मिली थी, हमने वहां निगरानी बढ़ाई है, टेस्टिंग बढ़ाई है। अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल में चिकित्सक और दफ्तर हैं कि कमांड सेंटर की बहुत आवश्यकता थी। हम पारदर्शिता के साथ मरीजों के साथ किस प्रकार की व्यवस्था उनको दे रही है सरकार, हम इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर पाएंगे और उनको जो सुधार हमें करने हैं हम लगातार। तो यहाँ पर साफ तौर पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को आपने सुना। कंट्रोल रूम सेंटर का उन्होंने शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कंट्रोल कमांड सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर शुभारंभ करने के दौरान जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो
तो इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बेहद ज़्यादा आवश्यक था कि कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया जाए। हालांकि इसका शुभारंभ अब हो चुका है, इसके ज़रिए तमाम तरीके के काम अब किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पद संभालने के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान चौधरी ने अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व को कई बार प्रभावित किया। बीते 1 साल में भूपेंद्र चौधरी का कामकाज रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, यानी कि नतीजा देने वाला रहा। निकाय चुनाव और उपचुनावों में उनकी रणनीति का लोहा सबने माना। जब उनके नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को रामपुर की सीट पर जीत मिली। आइए समझते हैं कि इस 1 साल में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है, इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के चौधरी का 1 साल, रामपुर से लेकर निकाय तक कमाल, सरकार और संगठन में मजबूत तालमेल। अब चौधरी नई चुनौती के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया तो बहुतों को ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी के चौधरी की चौधराहट पूरे यूपी में नहीं चलेगी। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने रिजल्ट देना शुरू किया तो उन सब की जुबान बंद हो गई जिन्होंने उन्हें हल्के में आंका था। लगभग 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जो हमारे कार्यक्रम और अभियान पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी की तरफ से आए, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर पूरे प्रदेश देश भर में सबसे अच्छा परिणाम, सबसे बेहतर, मतलब ये कहें कि नंबर 1 पर हम लोग रहे। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता मिली होगी। जो 25 अगस्त 2022 को बीजेपी की कमान संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहला काम किया संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट इस बार संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल रहा। कहीं भी संगठन और सरकार के बीच टकराव की नौबत ही नहीं आई। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करने में यूपी अव्वल रहा। इसका श्रेय भी भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली को जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती रही लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की सीट, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। 2022 के आखिरी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें बीजेपी को मैनपुरी और खुद की जीती हुई सीट खतौली में हार भले ही मिली, लेकिन पहली बार रामपुर में बीजेपी ने आजम खां के किले को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल किया। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार्यशैली से बताया कि वो यूपी बीजेपी के सफलतम अध्यक्ष होने की कुवत रखते हैं। इनके नेतृत्व में कई और अहम घटनाक्रम भी हुए। इस साल मई में निकाय चुनावों में बीजेपी ने नगर निगमों की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जबकि 88 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान की वापसी भी भूपेंद्र चौधरी ने कराई। तो वहीं ओपी राजभर को भी एनडीए के साथ लाने में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका बड़ी रही। 1 साल के कामयाब सफर के बावजूद अभी भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती 2024 है, जिसमें मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल एस को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रहा। यूपी में अभी तक के इतिहास में कोई भी 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के लिए ये बड़ा टास्क है।
कुल मिलाकर अब तक के प्रदर्शन से एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल में चौधरी की कामयाबी का प्रतिशत नाकामी से ज्यादा रहा। देखना होगा कि बीजेपी के चौधरी 2024 में अपनी कैसी चौधराहट दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।